तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किरचॉफ थ्योरम के दो स्टेटमेंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट स्टेटमेंट था किरचॉफ जंक्शन लॉ और सेकंड स्टेटमेंट था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ में मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ में मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज या अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल गेन इन ए क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। इसी किरचॉफ थ्योरम पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं किरचॉफ्स लॉ का। किरचॉफ्स लॉ के जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स 5 मार्क्स में आते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव में करना हो तो इनको हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जेई और नीट या बोर्ड ऑब्जेक्टिव में 1 मिनट में सॉल्व होगा, और 5 मार्क्स का होगा या 3 मार्क्स का होगा तो हाफ पेज या 1 पेज की डेरिवेशन होगी। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो बच्चों। क्वेश्चन जैसे ये है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पहले मैं लेता हूं, और क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है। ये 4 वोल्ट की बैटरी है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ये जो बैटरी है 4 वोल्ट की है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 1 ओम 1 ओम और 2 ओम। ड्रॉ दिस सर्किट एंड राइट डाउन द क्वेश्चन। फोर वोल्ट 1 ओम 2 ओम। राइट, लिखो बेटा क्वेश्चन लिखिए। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। सबसे राइट में जो बैटरी है वो 4 वोल्ट है, 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट की है, ये 4 वोल्ट की है, 1 ओम 2 ओम। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है, पूछ देगा फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, या पूछ देगा फाइंड करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो कैसे करेंगे एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, फिर आप ट्राई करिएगा। ध्यान से देखो बच्चों, आप ऐसा कर सकते हो कि इस इधर से करंट I1 कंसीडर कर लो, इधर से करंट ये बैटरी जो दे रही है वो I2 कंसीडर कर लो। तो इस ब्रांच में जो करंट हो जाएगी वो I1 प्लस I2 हो जाएगी जंक्शन लॉ के हिसाब से। अगर ये इस ब्रांच में करंट ये सेल I1 दे रहा है और इधर से ये I2 दे रहा है, तो इस जंक्शन पे दोनों सेल जब मिल जाएंगे, ये दोनों करंट जब इस जंक्शन पे मिलेंगी, तो आउटगोइंग करंट जंक्शन लॉ के हिसाब से टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट हो जाएगी। यानी इस जंक्शन पर किरचॉफ जंक्शन लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब ये I1 प्लस I2 इस जंक्शन पे आया, तो इस ब्रांच में करंट चली जाएगी I2 और इस ब्रांच में करंट चली आएगी I1। इस तरह से इस लूप में, लूप 1 में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ये करंट I1 है, और इस लूप 2 में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I2 है। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंसीडर कर लिया। वैसे आप चाहो तो कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, बट सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेने से कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी होती है, इसीलिए मैं इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर कर रहा हूं। किरचॉफ थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड पेपर में जो 10 ईयर है उसमें देखेंगे तो 15-20 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे किरचॉफ थ्योरम के, जो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछे गए। तो अगर इधर से करंट I1 है, इधर से करंट I2 है, इसमें करंट I1 प्लस I2 है, इसमें I1 चली गई, इसमें I2 चली गई। अब हम इसमें करंट हम 2 ओम रेजिस्टेंस में निकालने की कोशिश करते हैं। ये दोनों करंट अपने आप आ जाएंगे। सॉल्व करके देखिए बेटा। ऐसा करेंगे कि ये लूप 1 है, इसमें हम लूप थ्योरम लगाएंगे, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। ये लूप 2 है, इसमें KVL यूज करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे, या लूप थ्योरम लगाएंगे। अगर हम फर्स्ट लूप में लूप थ्योरम लगाते हैं बच्चों,
तो लूप 1 में अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें किरचॉफ लॉ से लूप 1 का, और लूप 1 को हमने क्लॉकवाइज लिया है, लूप 1 अगर हमने क्लॉकवाइज लिया है तो मैं यहां से चल करके यहां जाऊंगा, फिर यहां आऊंगा, फिर ऐसे जा करके ऐसे जाऊंगा। मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा इस लूप के अलावा। मैंने लूप को क्लॉकवाइज कंसीडर किया है, मैं यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, फिर यहां आ गया, तो लूप कंप्लीट हो गया। एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं लूप के अलावा अगर ऐसे जा रहा था तो करंट जो है मेरे पाथ के अलावा थी, और मैंने बताया था कि अगर करंट कंसीडर्ड लूप के अलोंग है तो प्रोडक्ट IR नेगेटिव होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मैं यहां से यहां गया तो पहला प्रोडक्ट I1 × 1 नेगेटिव होगा। क्लियर? अब मैं यहां से यहां गया तो प्रोडक्ट I1 + I2 × 2, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट I1 + I2 × 2 नेगेटिव होगा। I1 + I2 × 2 नेगेटिव होगा। फिर मैं इधर से ऐसे गया, यहां कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो I1 और IR का कोई प्रोडक्ट बन नहीं रहा, तो मैं यहां पे पहुंच गया। अब इस लूप में देखिए, मैं यहां से यहां गया, ये प्रोडक्ट नेगेटिव, यहां से यहां गया, ये प्रोडक्ट नेगेटिव, यहां से यहां चला गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हुआ, यहां पहुंच गया। अब इस लूप में ये वाला सेल अपने पॉजिटिव प्लेट से करंट जब देगा तो इधर देगा, यानी ये सेल मैं क्लॉकवाइज जो पाथ मैंने कंसीडर किया उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसको +4 = 0 लिख देंगे। ये इक्वेशन बन जाएगा लूप 1। मैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैं लूप थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूं। मैं यहां से यहां जब गया तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव, यहां से यहां गया तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव, फिर यहां से मैं इस पाथ पे आ गया। अब देखिए कि सेल के EMF का क्या कंडीशन है। ये जो सेल है अगर ये अपने पॉजिटिव प्लेट से करंट देगा, नेचुरली हर सेल पॉजिटिव प्लेट से ही करंट देता है, तो ये सेल क्लॉकवाइज पाथ को सपोर्ट करेगा, क्योंकि पाथ के अलोंग करंट देगा, सपोर्ट करेगा, तो +4 = 0। ये लूप 1 का इक्वेशन हुआ। अब मैं लूप 2 का इक्वेशन आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ। आप एक काम करो, आप यहां से शुरू करके यहां जाओ, फिर यहां आकर के लूप को क्लोज करो। लूप 2 क्या इक्वेशन होगा? लूप 2 मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले रखा है, लूप 2 को मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रखा है मैंने, तो मैं यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां आऊंगा, और फिर इस पाथ को क्लोज कर दूंगा। स्टार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। यहां से यहां गए तो क्या प्रोडक्ट बना, बोलो? यहां से यहां अगर मैं गया तो I2 × 1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? मैं यहां से यहां गया, करंट भी मेरे पाथ के अलोंग है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो पहला पाथ, मैं यहां से यहां गया, करंट मेरे पाथ के अलोंग है, प्रोडक्ट नेगेटिव, -I2 × 1। अब मैं यहां से यहां आया, करंट मेरे पाथ को सपोर्ट कर रही है, ये प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। -I1 + I2 × 1। यहां से यहां गया मैं, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए पीडी डेवलप नहीं हुआ। अब सेल की बारी है, सेल करंट इधर दे रहा, सेल करंट इधर दे रहा, ये जो सेल है ये करंट इधर दे रहा है। अगर इधर दे रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज पाथ को सपोर्ट कर रहा है, तो सेल का EMF क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? भाई ये सेल करंट ऐसे दे रहा है, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही करंट दे रहा है ना, तो ये सपोर्ट कर रहा है, तो +2 = 0। अच्छा 2 है, 2 ले लेंगे। अब एक बार और देखो, यहां से यहां गए तो I2 × 1 नेगेटिव, फिर मैं यहां से यहां गया तो I1 + I2 × 2 नेगेटिव, फिर मैं यहां पहुंच गया। सेल पाथ को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सेल करंट एंटी अपने पॉजिटिव प्लेट से करंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा, पाथ भी एंटी क्लॉकवाइज सपोर्ट कर रहा है, +2 = 0। 2 इक्वेशन बन गए।
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गई? निकालिए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकालो बच्चों। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकालिए। जल्दी से कैलकुलेशन करिए। I1 और I2 की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आ रही है? इन दोनों को लीनियर इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखेंगे तो I1 और I2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी। मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो बच्चों, एक बात बताइए, इक्वेशन 1 को अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? -I1 -2I1 यानी -3I1, -I1 -2I1 -3I1, और ये देखिए -2I2 इज इक्वल टू 4 को राइट ले गया तो -4, यानी ये हो गया। अब दूसरे वाले को लिखें तो -I2 और -2I2 -3I2 -I2 -3I2 और -2I1। ध्यान से देखिए, और 2 को राइट साइड ले गए तो -2। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4, और इसको लिख सकते हैं 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन बन गए। अब मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहता हूं। इसमें मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहता हूं, तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 2 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 3 से। तो क्या इक्वेशन बनेगा बेटा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 8, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 6। एलिमिनेट करना चाहता हूं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये कितना हुआ? -5I2, बोलते जाओ, -5I2, और ये दोनों अगर किया तो कितना हो गया बेटा? 2। तो I2 कितना हुआ? -2/5 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आ गई? I2 की वैल्यू आ गई -2/5 एम्पियर। आ गई ना? कोई दिक्कत? I2 की वैल्यू बेटा किसी भी एक इक्वेशन में रख के I1 बताओ। I2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन इसी में रख दो, रख के बताओ I1 कितना आएगा? 2/5 के फ्रैक्शन के फॉर्म में बताओ। I2 की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। 16/5 नहीं आएगा, ठीक से करो। इसमें रखो ये जो प्लस 3I1 प्लस 2I2 प्लस 4, इसमें पुट करो I2 -2/5, इसमें पुट करो फर्स्ट वाले में, I1 आ जाएगा। कितना आएगा? 16/15 रखता हूं मैं। देखो 3I1 प्लस, ये माइनस रखेंगे तो ये माइनस 2 इंटू 4/5, राइट? 2/5 रखा तो -4/5 इज इक्वल टू 4। I1 कितना आया? 24/15। 3I1 इज इक्वल टू 4 प्लस 4/15, यही है ना? सर 4 + 4/5 ना?
4/5, तो कितना आया बेटा, कितना आया 24/5। अपॉन 3। हाँ सर ठीक। तो I1 कितना बता रहा हूं 24/15। ये कटेगा किसी से, 3 से कटेगा, 8/5, 8/5। कोई दिक्कत, I1 इज 8/5, इज दिस क्लियर। अब आपको मिडिल ब्रांच में करंट बतानी है 2 ओम में। 2 ओम में करंट I1 प्लस I2 है, सर्किट में देखिए 2 ओम में करंट कितनी है, I1 प्लस 2 ओम में करंट कितनी है, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 को जोड़ो, I1 प्लस I2 को जोड़ो, I1 आया 8/5, I2 आया -2/5, तो मिडिल ब्रांच में करंट I1 प्लस I2 कितना आ जाएगा 6/5 एम्पियर। यही आंसर है, मिडिल ब्रांच में करंट आ गई 6/5 एम्पियर, यही आंसर है। और आपको 3 मार्क्स मिल गया एग्जाम में। इस तरह से करते हैं किरचॉफ थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व। बात समझ में आ गई, इज दिस क्लियर। आंसर इज 6/5 एम्पियर। और I1 I2 जो था 2 ओम में 6/5 है, 1 ओम में कितना कितना है, -2/5 और 8/5, तीनों करंट आ गए। इज दिस क्लियर। सर वहाँ पे पहला जो I1 निकाले तो वो माइनस में क्यों आया था। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे I1 प्लस I2 करेंगे, 8/5 में इसको ऐड करेंगे तो 6/5 आ जाएगा। ठीक है ना, अलजेब्रिक सम होता है ना, करंट का हमेशा क्या होता है, अलजेब्रिक सम। कभी भी करंट वेक्टर सम नहीं होता, अलजेब्रिक सम होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे। अब एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करके बताओ। ये बोर्ड में 3 मार्क्स में पूछा गया है और ये सब क्वेश्चन 1-1 मिनट में सॉल्व होंगे। अभी मैं एक सिंपल सा मेथड बता देता हूं, शॉर्ट ट्रिक मेथड, 1 मिनट में ही आंसर आ जाएगा। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन इस तरह से बेटा, ये PYQ है, ध्यान से करना इसको। 3 रेजिस्टेंस 3 सेल्स, 3 रेजिस्टेंस 3 सेल्स, ये 3 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। क्वेश्चन इज फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। सॉल्व करिए। उसी तरह से सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेके सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। अगर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो तो ऊपर से करंट I1 ले लो और नीचे से इधर से करंट I2 ले लो। मिडिल ब्रांच में करंट कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। ये मत सोचो, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कौन सा सेल किधर करंट दे रहा है, कुछ नहीं। आप इधर से करंट I1, इधर से I2, ये करंट यहां चली गई, I1 प्लस I2 यहां गई। ऊपर वाली ब्रांच में करंट जाएगी I1 और नीचे वाली ब्रांच में करंट जाएगी I2। इस तरह से इसमें I2 और इसमें I1 करंट फ्लो करेगी। इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमें लूप वन में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आप पाथ को भी एंटी क्लॉकवाइज ले लो। जो मेथड आपको बता रहा हूं उससे कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी रहेगी। वैसे हर बुक में अलग अलग मेथड लिया है, लेकिन मैं सबसे इजीएस्ट अप्रोच का मेथड आपको बता रहा हूं। अपर सर्किट में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, आप लूप को एंटी क्लॉकवाइज ले लो। आप लोअर लूप में करंट क्लॉकवाइज है, लूप 2 को आप क्लॉकवाइज ले लो। ऐसा करने से कंपैरेटिवली इजी कैलकुलेशन होगी।
अब आप लूप 1 का इक्वेशन बनाओ, इस पॉइंट से स्टार्ट करो, यहां से यहां जाओ, यहां से फिर इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां जाओ, लूप इक्वेशन केवीएल यूज कर लो, केवीएल यूज कर लो, पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन बनाना है, आप यहां से यहां जाओ, इस पाथ को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पे आ जाओ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर लो, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, I1 I2 मिल जाएगा। सर यहाँ पे E3 - 2 मतलब ऐसे लेके करेंगे ना? जो सेल सपोर्ट करेगा उसका ईएमएफ पॉजिटिव, जो सेल अपोज करेगा उसका ईएमएफ नेगेटिव। तो लूप 1 का इक्वेशन बनाइए। अच्छा, एक चीज और समझ लो बच्चों, जरूरी नहीं है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने लिया है वही आप लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, बट ये थोड़ा इजी होता है, इससे इजी कैलकुलेशन होती है, इसलिए मैं सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूं। कोई भी लीजिए, जंक्शन लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, हर जंक्शन पे टोटल अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। आप कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो। चलो लूप 1 का इक्वेशन बनाते हैं। लूप 1 का इक्वेशन अगर बनाएंगे तो लूप 1 को हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है बेटा, लूप 1 में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, लूप 1 को मैंने एंटी क्लॉकवाइज पाथ कंसीडर किया है। तो अब मैं लूप 1 का इक्वेशन बना रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं। यहां से जब मैं यहां जाऊंगा तो ये करंट मेरे पाथ के अलॉन्ग है, यहां से यहां गया, करंट मेरे पाथ को सपोर्ट कर रही है, तो ये प्रोडक्ट निगेटिव होगा। बोलिए I1 प्लस I2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू 1, पहला प्रोडक्ट इस ब्रांच में, ये प्रोडक्ट निगेटिव हो गया। अब मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, जब मैं यहां से यहां जा रहा था बेटा तो ये प्रोडक्ट भी निगेटिव हो गया, माइनस I1 इंटू 1, ये प्रोडक्ट भी निगेटिव हुआ। और इस लूप में ये वाला सेल अगर करंट इधर दे रहा है और ये वाला सेल करंट इधर दे रहा है, मेरा पाथ ऐसे है तो ये सेल सपोर्ट कर रहा है मेरे पाथ को, और अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये सपोर्ट कर रहा है और ये मेरे पाथ को अपोज कर रहा है, तो +3 - 2 हो जाएगा, +3 - 2 बराबर 0। ये इक्वेशन मेरा जो एंटी क्लॉकवाइज पाथ है उस पाथ को ये सेल सपोर्ट कर रहा है, ये सेल अपोज कर रहा है, तो +3 - 2 = 0, सिग्मा भी 0 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 बना लो बच्चों। लूप 2 का इक्वेशन बनाइए, बोलिए क्या होगा। लूप 2 मैंने क्लॉकवाइज ले रखा है, माइनस I2 यहां से यहां गया तो पहला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस, यहां से यहां गया, पहला प्रोडक्ट हुआ माइनस I1 प्लस I2 इंटू 1। फिर मैं जब यहां से यहां आया तो ये प्रोडक्ट, करंट ऐसे ही है, मेरा पाथ भी यही है, ये प्रोडक्ट निगेटिव, -I2 माइनस I2 इंटू 1। अब इसमें सेल की क्या कंडीशन